कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है तो उसके लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन, दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर डेवलप कराना है, कोवेलेंट। आपको बोला था कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयनिक होता है ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है, तो किस तरह से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है उसको डिस्कस करने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, चाहो तो पोलराइजेशन के बाजू में लिख भी लेना इस बात को ताकि बाद में भी क्लियर रहे। टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड्स, to determine covalent character in ionic compounds। चल है ना। अब इस पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वापस से एक बार उसको देख लेते हैं, फटाफट ध्यान से देखिएगा। कल आपको बोला था एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा तो कैटायन होगा ही होगा और एनायन होगा ही होगा। ठीक है, अब कैटायन और एनायन की कंडीशन क्या है, तो सपोज ये कैटायन है, सपोज ये एनायन है। अभी जो हमने पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करा है दोनों का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब कैटायन और एनायन के लिए कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कैटायन बड़ा, हो सकता है एनायन छोटा हो सकता है कैटायन एनायन बराबर हो। लेकिन हम लोग जो डायग्राम अभी बना रहे हैं वो डायग्राम इस बात के लिए बना रहे हैं कि पोलराइजेशन कराना है, और पोलराइजेशन कराने के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो जब भी कोई छोटा कैटायन और बड़ा एनायन आएगा तो वहां पर वो पोलराइजेशन को सपोर्ट करेगा, अच्छा पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या कि भाई यहां पर एनायन के आसपास है ना, न्यूक्लियस के आसपास एनायन में उसकी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कैटायन छोटा है और कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो जैसे ही कैटायन इसके पास आएगा तो क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो कैटायन का न्यूक्लियस जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन लगा के रख रहा है। कुल मिला के हमें कंडीशन ये है ना बनानी है कि कैटायन का जेड इफेक्टिव क्या रहे, ज्यादा, और एनायन का जेड इफेक्टिव क्या रहे, कम। अब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा करना है और इसका जेड इफेक्टिव कम करना है ताकि कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच सके। ये फिनोमिना अपने को करवाना है। अब खुद बताइए, अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा करना है तो बेटा जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज क्या होना चाहिए, कम, और इसका जेड इफेक्टिव कम चाहिए तो इसका साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो पहली बात तो हमने यही देखी थी कल कि कैटायन होना चाहिए छोटा और एनायन होना चाहिए बड़ा। अगर ये दोनों बातें हो जाती है तो अच्छा पोलराइजेशन होगा। दूसरी बात, चार्ज के ऊपर जाते हैं। मुझे बताइए कैटायन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और एनायन पे कैसा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव। और मुझे चाहिए जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। याद करिए, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर जेड इफेक्टिव कम चाहिए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इनवर्स होते हैं। तो कुल मिला के ये हमको कराना है कि कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा रखना है और एनायन का जेड इफेक्टिव कम रखना है ताकि पोलराइजेशन अच्छे से हो सके। पोलराइजेशन का मतलब क्या, जब किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सच दैट वो इलेक्ट्रॉन एनायन से तो बाहर आ जाए लेकिन कैटायन में एंटर ना कर पाए और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रह जाए, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के लिए कल मैंने आपको बोला भी था, दो टर्म यूज की जाएगी कि भाई पोलराइजेशन जब होता है तो इन दोनों में से कोई एक पोलराइज कर रहा होगा और कोई एक पोलराइज हो रहा होगा। अब मुझे बताइए कैटायन और एनायन में से पोलराइज करने का पावर किसके पास होगा, कैटायन के पास, और पोलराइज होने का काम कौन करेगा, एनायन। क्योंकि यहां पर कैटायन पोलराइज कर रहा है तो कैटायन के लिए एक टर्म यूज की जाएगी पूरे टॉपिक में, वो है पोलराइजिंग पावर। क्योंकि कैटायन पोलराइज कर रहा होगा तो इसका पोलराइज करने का जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। और कैटायन का पोलराइजिंग पावर दो चीजों पे निर्भर कर रहा होगा, पहला है चार्ज, दूसरा है साइज। याद करिए, लैटिस एनर्जी रही हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी रही हो, दोनों एनर्जी में भी हमने चार्ज और साइज वाला फैक्टर पढ़ा ही है। पोलराइजेशन में भी चार्ज और साइज वाला फैक्टर आएगा ही आएगा। तो जब भी कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, सोचिए इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा, खींच पाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। दूसरी बात, साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब भी ये एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आराम से खींच पाएगा। मतलब या तो कैटायन का साइज है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या कैटायन का साइज छोटा हो, इन दोनों केस में पोलराइजिंग पावर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। ठीक है, हमें यहां से अभी ये ज्यादा वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया, इसको लिखेंगे अभी हम आगे। इधर आइए, कैटायन पोलराइज करता है और एनायन पोलराइज होता है। तो कैटायन के पोलराइज करने के पावर को हम लोगों ने बोला पोलराइजिंग पावर, और एनायन पोलराइज हो जा रहा है तो इसके पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी। तो ये दो टर्म आपको देखने को मिलेगी, एक टर्म आता है बेटा पोलराइजिंग पावर, दूसरा टर्म आता है बेटा पोलराइजेबिलिटी। एनायन पोलराइज हो जाने की एबिलिटी जो रखता है उस एबिलिटी को क्या बोला जाएगा, पोलराइजेबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, पोलराइजेशन अगर अच्छा कराना है तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा। और एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जितने आसानी से ये पोलराइज होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, पोलराइजेशन। और ये आसानी से पोलराइज कब होगा, जब इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा हो या कम हो, कम हो। तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, और जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं तो बेटा साइज होना चाहिए ज्यादा, तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाएगा। और दूसरी बात, एनायन का नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो एनायन का साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइज होना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आए तो पोलराइजेबिलिटी अच्छी होगी। अब या तो इसका पोलराइजिंग पावर अच्छा हो, या तो इसके पोलराइज हो जाने की एबिलिटी अच्छी हो, और या दोनों ही अच्छा हो। इन तीनों कंडीशंस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, बेटर होगा। अब पोलराइजेशन में क्या हो रहा है तो आइए उस पर भी देख लेते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि भैया कैटायन और एनायन में क्या हो रहा है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा लिख देता हूं कि कैटायन और एनायन के बीच में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के बीच में आएगा उतना ही ज्यादा हम बोलेंगे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटा जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और बताइए, अगर 100 में से बात करें और कोवेलेंट का कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो आयनिक का कैरेक्टर कम हो रहा होगा, क्योंकि कोवेलेंट और आयनिक का टोटल 100% होता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो एक डायग्राम अभी आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को पहले आप रिप्रेजेंट कर ले, फिर इस पे इंडिविजुअल टर्म्स को देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। फिर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, इन दोनों की डेफिनेशन देखनी है हमको। पहले डायग्राम बना ले आप। अब देखिए ना, पोलराइजेशन के इस डायग्राम में दो चीजों पे ध्यान देना। हमने दो फैक्टर लिखे हैं, एक फैक्टर लिखा है बेटा चार्ज और एक फैक्टर लिखा है साइज। इधर ध्यान देना ना। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें पोलराइजेशन ज्यादा चाहिए तो ध्यान सुनना, पोलराइजेशन ज्यादा कराने के लिए, पोलराइजेशन ज्यादा कराने के लिए आपको दो फैक्टर पे ध्यान देना है। पहला फैक्टर है बेटा चार्ज, है ना, और दूसरा फैक्टर है साइज। ध्यान से देखिएगा, इन पे अगर बात की जाए तो बेटा अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और एनायन का नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा। तो हम लोग क्या है, दो फैक्टर पढ़ने वाले, एक चार्ज और एक रेडियस।
चार्ज जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को बोलेंगे कि जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। लाइन सुन लीजिए ध्यान से, क्या बोला मैंने? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े कैटायन का, चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़े एनायन का, उन दोनों केसेस में पोलराइजेशन को वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो इस लाइन को अपने को दिमाग में अभी रखना है, लिखवा दूंगा थोड़ी देर में। क्या लाइन बोली मैंने? चार्ज फैक्टर के लिए क्या होगा? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। अच्छा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ध्यान सुनना, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। दूसरी बात, चार्ज के बाद जो सेकंड फैक्टर हमें देखना होता है वो कौन सा होता है बेटा? साइज। साइज के बारे में अगर आपको ध्यान रखना है तो कुछ भी अलग से याद नहीं करना है, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने बोला था अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटू, और एनायन कैसा होना चाहिए? बड़ू। तो जितना छोटा कैटायन होगा या जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? पोलराइजेशन। तो चार्ज के लिए जब हम बात करेंगे तो चार्ज जब भी बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, लेकिन साइज पे जब हम बात करेंगे तो साइज के हिसाब से जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा उतनी आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बढ़ने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। चलिए आइए अब दो टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, एक पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजेबिलिटी। तो हेडिंग डालिएगा या डेफिनेशन लिखिएगा, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पहली बात पोलराइजिंग पावर, ये जो टर्म है ये टर्म किसके लिए यूज की जाएगी? कैटायंस के लिए या एनायंस के लिए? कैटायंस के लिए। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक पढ़ा था एनॉमलस बिहेवियर, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के। अब याद करोगे बेटा तो बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप था उसका रीजन था सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, फाई। ये वही है, मैंने वहां पर आपको बोला था फाई के तीन नाम होते हैं। पहला तो आयनिक पोटेंशियल जो वहां पर हमने यूज किया, दूसरा पोलराइजिंग पावर जो यहां पर हम यूज करेंगे, और तीसरा चार्ज डेंसिटी भी इसको बोला जाता है। तो ये फाई और कुछ नहीं, फाई है चार्ज अपॉन रेडियस, जो हमने वहां लिखा था, इधर देख सकते हैं आप। ये टर्म किसके लिए यूज होगी? कैटायन के लिए। तो हमने वहां पर आयनिक पोटेंशियल जब पढ़ा था तो बेरिलियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ आयंस के लिए पढ़ा था, कैटायंस के लिए बात होती है। अब देखो पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और साइज कम। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वही बात निकल के आएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये फाई और कुछ नहीं, वही आयनिक पोटेंशियल है जो हम वहां पर पढ़ते थे, बस उसको नाम अलग दे दिया गया है और हम लोग उसको यूज कर रहे होंगे, है ना। तो पोलराइजिंग पावर आप चाहे तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करके फाई भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। it is defined as the tendency of cation, to attract the electron density of anion towards itself. Tendency of cation to attract the electron density of anion towards itself. ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो पोलराइजिंग पावर के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पीपी लिख दिया मैंने, पोलराइजिंग पावर को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा बेटा? फाई से। और पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या रेडियस। ये बात हमने यहां भी देख रखी है कि पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पोलराइजिंग पावर के जो अदर नेम्स हैं वो भी लिख लेना। पोलराइजिंग पावर को क्या नाम बोला जा सकता है? आयनिक पोटेंशियल, जो हमने डायगोनल रिलेशनशिप में देखा था। और पोलराइजिंग पावर को कई बार चार्ज डेंसिटी के नाम से भी बोला जा सकता है। चलिए, है ना। पोलराइजिंग पावर के बाद सेकेंड टर्म के ऊपर आते हैं, जो अभी हमने देखा एनायन के लिए जो टर्म यूज कर सकते हैं उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी।
तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? एनायन पोलराइज करता है या पोलराइज होता है? पोलराइज होता है। तो एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को क्या बोला जाएगा? पोलराइजेबिलिटी। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। द एबिलिटी ऑफ एनायन, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इजिली, द एबिलिटी of anion to get polarized easily is known as polarizability. Ability of anion to get polarized easily is known as polarizability. चलिए ना, यहां पर आप देखेंगे तो एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान सुनिएगा। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। आइए इस डायग्राम से देख लेते हैं। मुझे बताइए, अच्छी पोलराइजेबिलिटी के लिए, अच्छी पोलराइजेबिलिटी के लिए एनायन का नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा, और साइज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब पोलराइजेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज एंड पोलराइजेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। तो यही बात हम यहां लिख रहे हैं। अच्छे पोलराइजेशन के लिए जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और या फिर जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये उसी बात को इंडिकेट कर रहा है। फटाफट लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा लास्ट में ये जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है, ये पूरे टॉपिक में अब जो हमें करते चलना है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको अभी मैंने बोला कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो या एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, ये दोनों ही चीजें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि पोलराइजेशन क्या होगा? अच्छा। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर या फिर जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी या दोनों ही अगर ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन लिखे। अब इसके फैक्टर्स पे आते हैं। चार्ज और साइज ऑलरेडी वैसे तो बता ही दिया। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटा और एनायन बड़ा चाहिए। चलिए ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कंक्लूजन देख लिया इस टॉपिक का कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है। अगेन यहां पर आते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पहला फैक्टर, जैसे हम लोग एनर्जी में भी पढ़ते थे, चार्ज और रेडियस दो फैक्टर होते हैं। तो यहां पर भी जो पहला फैक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? चार्ज। अब चार्ज के ऊपर बात करें तो अभी मैंने आपको एक लाइन समझाई थी, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लाइन क्या थी? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया कि भाई पोलराइजेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, या फिर पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। कोई भी चार्ज बढ़े, चाहे कैटायन का चार्ज बढ़ रहा हो पॉजिटिव चार्ज, चाहे एनायन का चार्ज बढ़ रहा हो नेगेटिव चार्ज, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसका इसका मीनिंग एक बार सुन लेना, समझ लेना ना। हम यहां पर यह कहना चाहते हैं ऐसा लिखने से कि भैया पोलराइजेशन पॉजिटिव चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखने का मतलब है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज,
एंड पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। कोई भी चार्ज बढ़े, पॉजिटिव बढ़े नेगेटिव बढ़े, पोलराइजेशन पर इफेक्ट देख रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इफेक्ट आएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, पहले ये फैक्टर जो अभी हम लोगों ने लिखा, इस फैक्टर के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं चार्ज बेसिस पे, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे फैक्टर्स पे चलेंगे। आइए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स की। पहले तो चाहो तो इस है ना फैक्टर के बाद बाजू में लिख लेना लाइन को, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। फैक्टर याद रहे ना रहे, ये लाइन सिंपली अपने को याद होनी चाहिए कि अच्छे पोलराइजेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। और ये बात सिर्फ पोलराइजेशन के लिए नहीं है, ये बात लैटिस एनर्जी के लिए भी है, ये बात हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी है। याद करो एनर्जी वाज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चाहे वो लैटिस एनर्जी रही हो चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी रही हो, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब जब चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी और पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। हालांकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ चार्ज के ऊपर तो ये डिपेंड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सपोज आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, पहले कुछ केसेस में बता देता हूं एक दो। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया आपको CrO, Cr2O3 और CrO3, इन कंपाउंड को देखकर आपको थोड़ा बहुत याद आना चाहिए। हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल का एंड वाला पार्ट देखा था, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, तो हमने दो कंपाउंड्स के बारे में कम से कम वहां मेंशन किया था, एक तो क्रोमियम और एक मैंगनीज, है ना। ये चीजें क्या है कि अपन ये कंपाउंड बार बार अपने को दिखते रहेंगे, ये कंपाउंड अपने को बार बार दिखते रहेंगे, तो इनको जब जब आएंगे तो इनके बारे में जो भी पढ़ा है ना वो अपने को रिकॉल करते हुए चलना है, ताकि आखिरी तक ये चीजें आपको 8-10 बार दिख जाएंगी। 10 बार में याद होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। CrO, Cr2O3 और CrO3, यहां पर आया MnO, MnO2 और Mn2O7। याद करिए हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक नेचर तीन तरह के कंपाउंड्स के लिए पढ़ा था, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। क्या ये हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है? ऑक्साइड। याद करिए हाइड्राइड में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किससे देखा जाता था? ब्लॉक से। एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड। एस ब्लॉक होता था तो भी डाउन द ग्रुप जल्दी बॉन्ड टूटता था, पी ब्लॉक होता था तो भी डाउन द ग्रुप जाने पर ऊपर और नीचे वाले में से जल्दी कौन टूटता था? नीचे वाला। एस ब्लॉक वाला H माइनस रिलीज करता था, पी ब्लॉक वाला H प्लस रिलीज करता था, तो एसिडिक बढ़ता था और बेसिक बढ़ता था, ये हमने पढ़ा था। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को ब्लॉक से या EN से? EN से। अब EN में याद करिए हमने बोला था मेटालिक और नॉन मेटालिक। क्रोमियम के ऑक्साइड है, मैंगनीज के ऑक्साइड है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? मेटल। मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक। याद आ रहा है कुछ ऐसा? जनरली बेसिक मतलब मेटल का ऑक्साइड है तो या तो बेसिक होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा। अब एम्फोटेरिक याद रखने के लिए एक तरीका देखा था, ऐसे सब जनाबे अली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। वहां पर मैंने बोला था कीर्तन +3 वाला और मन +4 वाला, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों बेसिक होते हैं। पर क्या मेटल के ऑक्साइड कभी एसिडिक भी हो सकते थे? हाँ, और दो लिखाए गए थे आपको, CrO3 और Mn2O7। मैंने बोला था डी ब्लॉक के जब क्रोमियम और मैंगनीज ही आपको पढ़ने, मेनली डी ब्लॉक में भी, और ये जब अपने हाईएस्ट स्टेट में आ जाएंगे तो ये एसिडिक नेचर दिखाते हैं। और मैंने एक कंपैरिजन बताया था कि क्रोमियम +6 को सल्फर +6 से कंपेयर करेंगे आप, और मैंगनीज +7 को क्लोरीन +7 से कंपेयर करेंगे आप। ये बात भी अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी अपने काम पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन पे आए। अब पोलराइजेशन के लिए सबसे पहली बात आपको ये दिया गया, मुझे बताइए ये मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है या नहीं है? बेटा है। ये भी मेटल नॉन मेटल है, ये भी मेटल नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होना चाहिए या कोवेलेंट होना चाहिए? आयनिक। लेकिन क्या कोई कंपाउंड 100% आयनिक हो सकता है? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। भले ये तीनों आयनिक है पर तीनों में से कोई थोड़ा ज्यादा आयनिक होगा, कोई थोड़ा कम आयनिक होगा, कोई थोड़ा ज्यादा कोवेलेंट होगा, कोई थोड़ा कम कोवेलेंट होगा। तो आपको वही पहचानना है। अब आइए उसके लिए हम लोगों को पोलराइजेशन देखना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पहचानना है तो आप पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे। और पोलराइजेशन का पहला फैक्टर, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो पहले चार्ज पे आते हैं। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। यहां पर +2 है, +3 है, +6 है। यहां पर आइए +2 है, +4 है, +7 है। अब ध्यान सुनना है ना, हम यहां पर 3 ऑर्डर बनाएंगे हम लोग। पहला हम लोग बात करेंगे इनके पोलराइजेशन के ऑर्डर की। जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाए। तो आपको इनके लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इनका पोलराइजेशन का ऑर्डर बना दो, इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बना दो, या इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना दो। हम तीनों एक साथ ही देख लेते हैं। मुझे बताइए
क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि CRO, Cr2O3 और CrO3 में मोस्ट आयनिक कौन है, तो आंसर विल बी CRO। और बोला जाए मोस्ट कोवेलेंट कौन है, तो कौन है? CrO3 है। तीनों ही आयनिक, लेकिन आयनिक में भी कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात हो सकती है। यहां पर आइए, MnO, MnO2 और Mn2O7, अगेन आपसे पूछा गया पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है बेटा? चार्ज। हमने पहले भी बात करी हुई है कि चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर, लेटिस में लिखा है अभी था। तो पहले चार्ज को प्रायोरिटी दी अपन ने। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है बेटा? यस। कोई भी चार्ज बढ़ रहा हो, चाहे पॉजिटिव बढ़ रहा हो चाहे नेगेटिव बढ़ रहा हो, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। देखते जाइए, अभी एक साथ लिख लेना, केसेस बता रहा हूं, आप इमेजिन करते जाए। मान लीजिए तीसरे नंबर पे आपको मैंने दिया NaF, MgF2, AlF3, और चौथे नंबर पे मान लीजिए हम लोगों ने डिस्कस किया NaCl, Na2S और Na3P। मान लीजिए पांचवें नंबर पे हम लोगों ने मेंशन किया SF2, SF4, SF6। ये कुछ केसेस आपके सामने लिख दिया। अब इनमें भी हमें यही चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला तो पोलराइजेशन, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर, और तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? आयनिक कैरेक्टर। अगेन यहां पर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। लिख लें, और ये आपको सॉल्व करने के लिए यहां पर दे दिया। फटाफट एक बार ऑर्डर बना ले, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। तो पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का जब भी क्वेश्चन आ जाए, पहले चार्ज फैक्टर को चेक कर लें। अगर चार्ज डिफरेंट है तो चार्ज से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो रेडियस पे चले जाएंगे। और चार्ज किसी का भी चेंज हो, कैटायन का बढ़े चाहे एनायन का बढ़े, एनायन का चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है? मैथ्स मत देखना, मैथ्स मत लगाना वहां पर, है ना, कि ज्यादा वो नेगेटिव में उल्टा होता है ना, बड़ा और छोटा मैथ्स के हिसाब से। अपने को बस मैग्नीट्यूड देखना है, -2, -3, -4। बड़ा हमारे हिसाब से कौन है? -4, है ना। मैथ्स के अगर कोई प्रकांड विज्ञाता हो कि भाई बोले कि -2 बड़ा है, तो कृपया ऐसा ना करें यहाँ पर, है ना। अपन ने बायो ली इसीलिए। लिखने का काम चालू रखिएगा, मैं कुछ पॉइंट बोलते जा रहा हूं जो हमने पढ़ रखे हैं, तो एक बार रिवीजन होता रहेगा दिमाग में। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अलबेली के CBI कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल भी कुछ CBI के बारे में बात करी थी। क्या था? क्यों आज होगा प्रभात के CBI क्या? इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट बनाते हैं ना। इसके अलावा आज सारे बराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट इनसॉल्युबल। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सॉल्युबिलिटी का कोई ऑर्डर है तो ग्रुप 2 का सल्फेट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगला जो पॉइंट था वो क्या था कि भाई इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला, कौवे जैसा काला। सल्फाइड्स के बारे, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्ट। कॉमन आयन छोटा हो तो 10 इलेक्ट्रॉन तक देखना है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बड़ा। कॉमन आयन छोटा तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कॉमन आयन बड़ा तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटेगी। 5 एक्सेप्शंस पड़े थे, 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ, 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ। पहला एक्सेप्शन ग्रुप 1 का क्लोराइड, दूसरा सल्फेट, तीसरा कार्बोनेट, चौथा बाइकार्बोनेट। क्लोराइड सल्फेट 2 बढ़ेगा, मतलब 2 घटेगा 2 बढ़ेगा, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। और इसके बाद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज। और आपको बोला था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमें याद होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, मार्केट के हिसाब से बहुत चीजें लिखानी पड़ती है। 5वें नंबर पे आ जाए तो ग्रुप 2 के फ्लोराइड्स पे बात करी थी, BeF2 मिनिमम से उठ के मैक्सिमम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रेडियस के समय पे एक एक्सेप्शन आपको बोला था, याद होना ही चाहिए, Li प्लस Mg2 प्लस। तो Li प्लस और Mg2 प्लस में अगर आप इलेक्ट्रॉन से देखोगे तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 10 है। देखने में ऐसा लगेगा 10 वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Li प्लस का साइज Mg2 प्लस से माइन्यूटली बड़ा होता है। डायगोनल रिलेशनशिप पे बात करी भी थी, है ना। चलिए आइए अब इस पे यहां पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने 3
है ना केसेस अभी लिखे हुए हैं, आपको पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है। इन सभी में सबसे पहले पोलराइजेशन का या कोवेलेंट कैरेक्टर का या आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले दिमाग में पोलराइजेशन या फजांस रूल आना चाहिए, पहली बात तो। और फजांस रूल में हमारे पास फैक्टर वही है आयनिक कंपाउंड में चार्ज। पहली बात करें तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले चार्ज देखें। कंपाउंड के नाम से मैंने बोला था सॉल्व करेंगे, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। बेटा सोडियम फ्लोराइड पे अगर हम देखें तो +1 -1, मैग्नीशियम फ्लोराइड +2 -1 और एल्यूमिनियम फ्लोराइड +3 -1। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एनायन तो सेम है, कैटायन बढ़ रहा है तो कैटायन को देख ले। लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही आयनिक तो हैं, लेकिन तीनों में से NaF का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा और AlF3 का आयनिक कैरेक्टर हल्का सा कम है। आइए अगले केस पे आते हैं। NaCl, Na2S, Na3P, नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। लैटिस में भी देख रखा है ये एग्जांपल। यहां पर अगर आप चार्ज देखें तो +1 -1, सोडियम पे +1, सल्फाइड पे -2, सोडियम पे +1, फॉस्फाइड पे -3। लेफ्ट टू राइट जा रहे, सोडियम तो तीनों जगह कॉमन है तो उससे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन एनायन को देखिए, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन का चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगले केस पे आइए। इससे पहले जितने भी केसेस आपने पढ़े 1 से लेकर 4 तक, उन सब में मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड था, चेक कर लीजिए आराम से। लेकिन यहां पर सल्फर और फ्लोरीन नॉन मेटल है बेटा। नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट होता है। पर कोवेलेंट में भी आप पोलराइजेशन लगा के कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो निकाल ही पाएंगे। SF2 में सल्फर +2 है, SF4 में सल्फर +4 है और SF6 में सल्फर +6 है। एक बात बताओ, SF2 के लिए ऑक्टेट रूल देखिए, कोवेलेंट है ये, मैंने बोला नॉन मेटल है ना, इसमें आयन के हिसाब से मत काउंट करना। कोवेलेंट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या शेयरिंग होती है? शेयरिंग। अब शेयरिंग सोचिए, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और एक फ्लोरीन साइड एटम आता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 आएंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ऑक्टेट पूरा है? एनसीईआरटी में ऑक्टेट रूल में लिखा हुआ है, ये SF2 लिखा हुआ है कि SF2 का ऑक्टेट पूरा होता है। एनसीईआरटी में लिखा, इसलिए याद दिला दिया कि कभी आ जाए तो घबरा मत जाना, है ना। चले, SF2, SF4, SF6, आप देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। बेटा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया पोलराइजेशन का, वो क्या है? चार्ज। चार्ज के बाद एक फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इधर ध्यान से देखिएगा कि बेटा 2 फैक्टर पे बातें होती है। पहला तो चार्ज, कोई भी आयनिक कंपाउंड की आप बात करेंगे तो चार्ज और रेडियस तो काम में आएगा ही आएगा। तो चार्ज हमने समझ लिया, रेडियस पे चलना है। लेकिन रेडियस से पहले एक बात और समझनी जरूरी है बेटा, जब आप पोलराइजेशन को कैलकुलेट करेंगे तो पोलराइजेशन में फैक्टर जो आएगा चार्ज, एक फैक्टर आएगा DPS और एक फैक्टर आएगा रेडियस। 3 फैक्टर पोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, है ना। 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर कौन सा है? चार्ज, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने क्या बोला? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। साइज के बारे में हमने जो डायग्राम बनाया वहीं से हमें पिक्चर मिल जाएगा। अच्छे पोलराइजेशन के कैटायन छोटू और एनायन बड़ू। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर आ रहा है और फैक्टर का नाम क्या है? DPS। DPS कहने का मतलब D ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, ठीक है। कैटायन जब हम बनाएंगे तो कैटायन बनाने का काम मेनली मेटल्स करेंगे। अब मेटल तो S ब्लॉक में भी होते हैं, मेटल तो D ब्लॉक में भी होता है, P ब्लॉक में भी वो जिगजैग से इधर कुछ मेटल होते हैं। F ब्लॉक काम नहीं आएगा क्योंकि देता नहीं क्वेश्चन। अब ये जो है कंडीशन, ध्यान सुनना, चार्ज फैक्टर के बाद आप पहले DPS फैक्टर चेक करेंगे और फिर किस पे जाएंगे? रेडियस पे। तो पहले हम लोग कौन सा फैक्टर चेक करेंगे? चार्ज। चार्ज अगर लग रहा होता तो ठीक है, जैसा अभी हमने देखा। चार्ज अगर काम ना करे तो चार्ज के बाद क्या देखोगे? DPS। और DPS काम ना करे तो फिर क्या पढ़ते हैं? रेडियस। तो आइए पहले हम लोग DPS के ऊपर बात कर लेते हैं। हालांकि लिखाते वक्त मैं पहले रेडियस लिखाता हूं हमेशा, DPS बाद में, लेकिन पैटर्न यही रहता है कि चार्ज के बाद DPS, DPS के बाद रेडियस। तो DPS को पहले ही लिखा दे रहा हूं इस बार, ध्यान से देखिएगा। DPS में बात करें तो DPS फैक्टर है क्या? DPS फैक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम भी दिया जाता है। जब हमने ल्यूइस ऑक्टेट रूल की बात करी थी तो वहां मैंने आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखाई थी, एक स्यूडो इनर्ट गैस और एक स्यूडो इनर्ट गैस +2 इलेक्ट्रॉन कैटायन।
और वो हमने टर्म जो पढ़ा था वो इसी चीज के लिए पढ़ा था क्योंकि हमको यहां पर वो चीज काम आती है। एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर पैराग्राफ में ये जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं ये दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है, तो इस पे चर्चा भी करते हैं। पहले बात कर लेते हैं क्या यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के बारे में। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का यहां पर कंडीशन क्या आ रहा है कि आपके पास अलग अलग तरह के कैटायन होंगे। अलग अलग तरह के कैटायन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन है आपके पास, एक 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाला कैटायन होगा और जनरली ऑक्टेट वाले कैटायन होंगे। कोई भी कैटायन या एनायन क्यों बनाता है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन ऑक्टेट के अलावा आपको स्यूडो इनर्ट गैस टाइप के कैटायन भी मिलेंगे नेचर में और स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के कैटायन भी मिलेंगे नेचर में। तो आपके सामने तीन तरह के कैटायंस पे चर्चा हो रही है, ध्यान रखना बस, है ना। और कैटायन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, पोलराइजिंग पावर। अब इसमें पॉइंट क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनना। इन तीनों के ऑर्डर के ऊपर बात होती है। जनरली ये वाला जो कैटायन है ना, इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ डी ब्लॉक कंपाउंड्स। डी ब्लॉक के जो कैटायंस होते हैं जनरली वो इस तरह के कैटायन बनाते हैं। जनरली पी ब्लॉक का भी बना सकता है बट जनरली डी ब्लॉक बनाएगा। इसके अलावा ये वाला मैंने आपको बोला था, ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आती है। हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा नहीं बट एक थोड़ा आइडिया दिया था आपको, और इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में दिखता है आपको। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पी ब्लॉक के कैटायंस बनाएंगे, और पी ब्लॉक के भी वो कैटायन जो 13, 14, 15 के हेवियर मेंबर होते हैं, थैला, प्रभु और बायो। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसी के भी साथ बन सकता है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये जनरली आपको एस ब्लॉक, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जनरली एस ब्लॉक बनाएगा और इसी को हम बोलते हैं डीपीएस। अब हमें क्या होगा कि इसमें पोलराइजिंग पावर पहचानना है कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और किसका पोलराइजिंग पावर कम है। तो ऑर्डर इज डीपीएस। डीपीएस कहने का मतलब डी का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पी का पोलराइजिंग पावर कम और एस का पोलराइजिंग पावर और भी कम। ये क्यों बता रहे, इतना ध्यान सुनना। हम डीपीएस से सॉल्व करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा एग्जाम में मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया और आपको कैटायन 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 का चार्ज सेम मिल जाता। पहला फैक्टर तो चार्ज होता है, चार्ज सेम होता तो सेकंड नंबर पे किस पे जाते हैं, डीपीएस। अब डीपीएस में जाने के लिए आपको कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ती। एग्जाम में इतना समय होगा नहीं कि आप उन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन निकालते बैठे रहोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने में समय व्यर्थ होगा। इससे अच्छा हम बस इतना देखें, क्या ये डी ब्लॉक का कैटायन है, हाँ, क्या ये पी ब्लॉक का कैटायन है, हाँ, क्या ये एस ब्लॉक का कैटायन है, हाँ, तो उससे हमारा डीपीएस फटाफट लग जाएगा, है ना। वरना एक्चुअल में तो कॉन्फ़िगरेशन से होता है बट डीपीएस से अपना काम चल जाएगा। एग्जाम पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान सुना, हमने यहां पर बोला कि इन सब में जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है वो क्या बन के आ गया कि डी ब्लॉक के कैटायन का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, पी का कम, एस का और भी कम। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके ऊपर एनसीईआरटी पूरा एक पैराग्राफ लिखता है और पैराग्राफ में क्या समझाया हुआ है ध्यान से सुनना। मुझे बताओ पोलराइजिंग पावर किस बात को इंडिकेट कर रहा है, कैटायन का वो पावर जिससे वो एनायन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच सके, इसी को तो पोलराइजिंग पावर बोला गया है। अच्छा, पोलराइजिंग पावर को क्या मैं थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली जेड इफेक्टिव से रिलेट कर सकता हूं बेटा, यस। अगर कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या इसका पोलराइज करने का पावर भी ज्यादा होगा बेटा, हाँ। तो अब पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जेड इफेक्टिव से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव के बारे में हमने चीजें जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा हमने पढ़ रखा है। आइए उससे समझते हैं। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है कैटायन के, तो ये तब हो सकता है जब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में S2 P6 D10 हो, तभी तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। ये एक्चुअल में आउटर मोस्ट शेल नहीं है, ये N-1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जैसे जिंक +2 हमने पढ़ा था, तो जिंक के 4s2 निकल गए, तो वो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया, तो जो अंदर वाला शेल होता है वही सबसे बाहर वाला शेल बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी में है ना। यहां पर आइए, 18 + 2 कहने का मतलब मैंने आपको बोला था आउटर मोस्ट में तो 2 होंगे लेकिन पेनल्टीमेट में 18 होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर NS में तो 2 है, आउटर मोस्ट में 2 है, लेकिन पेनल्टीमेट में 18, और 18 इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब S2 P6 और D10 होता है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जो भी ये कैटायन होगा। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में S2 और P6 हो।
ये इन कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान सुनना, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल ये रिप्रेजेंट किया। क्या पहले और दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपको डी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? बेटा दिख रहे हैं, लेकिन इस वाले में डी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे। अब याद करिएगा, हम लोगों ने सिग्मा के बारे में बात करी थी, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करा था, एस, पी, डी और एफ। क्या एस और पी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है या वीक होती है? स्ट्रांग। और डी और एफ की शील्डिंग वीक। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी डी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी डी इलेक्ट्रॉन है, और डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग एस और पी के मुकाबले कम होती है। इसका मतलब है इसकी शील्डिंग पुअर और इसकी भी शील्डिंग पुअर, लेकिन इसके अंदर डी नहीं है तो कंपैरेटिवली इसकी शील्डिंग ज्यादा। जिसकी शील्डिंग ज्यादा, याद करिए जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर किसी का सिग्मा ज्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। और इसीलिए ये जो S2P6 है ये सबसे आखिरी में आया, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव इन तीनों में सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पुअर शील्डिंग वाले डी या एफ के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और पुअर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिग्मा ज्यादा लगेगा, सिग्मा ज्यादा लगेगा तो शील्डिंग ज्यादा लगेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो ये तो चला गया पीछे सबसे, इसकी बात हुई खत्म। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या यहां पर भी पुअर शील्डिंग के डी इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। क्या यहां पर भी पुअर शील्डिंग के डी इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। लेकिन यहां पर डी के बाद क्या कोई स्ट्रॉन्ग शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? नहीं आया। लेकिन यहां पर डी के बाद क्या कोई स्ट्रॉन्ग शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन आ गया? बेटा हाँ। अगर डी के बाद, पुअर शील्डिंग के बाद कोई स्ट्रॉन्ग वाला नहीं आया तो वो याद करिए जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते थे तो इसकी पुअर शील्डिंग को वो है ना, क्या कह सकते हैं, हाँ कंपनसेट, वेरी गुड, कंपनसेट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर इसकी पुअर शील्डिंग को ये क्या कर देगा बेटा? कंपनसेट कर देगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शील्डिंग वाकई में पुअर है और इसकी शील्डिंग कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में इसकी शील्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा आ गया। अब मुझे बताइए, अगर किसी की शील्डिंग ज्यादा तो अगेन जेड इफेक्टिव कम, और किसी की शील्डिंग कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो इन दोनों में से इसका जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? ज्यादा। तो बेटा इसीलिए 18 जो है वो सबसे आगे आता है, फिर 18+2 आता है, और फिर 8 इलेक्ट्रॉन आता है। बट हम बार बार ये 18+2 और 8 कर नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम सीधे सीधे इसको किससे याद कर लेंगे? डीपीएस। तो ये पहली बात तो हमारे सामने पता होना चाहिए हमें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से काम करता है। ये फैक्टर जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लिख लो पहले इसको। तो एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ लिखा है इस बात को लेकर कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन का जो कैटायन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, 18+2 का पोलराइजिंग पावर कम, और 8 का पोलराइजिंग पावर और भी कम। बॉन्डिंग की एलपी मिल गई, ठीक, सॉल्व कर लेना। उसमें पीरियोडिक के भी क्वेश्चन आपको दे ही रखे, तो वो प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, इसलिए दे रखे हैं ना। बाकी तो टेलीग्राम पे डाल ही देंगे क्वेश्चन कुछ और, बट वो करते रहे क्वेश्चन। जितना ज्यादा अपन अब बार बार पीरियोडिक पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन दो चार भी अगर दिन में लगा लिया करोगे तो वो चीजें रिकॉल होती रहेंगी ना। ज्यादा नहीं करना है, भले समय नहीं मिले, लेकिन 8-10 क्वेश्चन डेली लगा ले रैंडमली। ऐसा नहीं करना है पूरी एक्सरसाइज वापस से सॉल्व करने लग गए। सॉल्व कर रहे हैं, अगर समय है तो करो सॉल्व, मना नहीं है,
लेकिन समय नहीं है तो रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चन आज लगा लिए, कोई भी 10 कल लगा लिए, कोई भी 10 परसों लगा लिए, ताकि सारी चीजें एक बार रिवाइज होती रहे। चलिए ना, अब इसके ऊपर बात करते हैं आगे। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन में हमने देखा डीपीएस रूल आ गया ना। अब डीपीएस के ऊपर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन है बेटा NaCl और CuCl, या फिर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया उसने KCl और AgCl, ठीक है, और आपको बोला गया कि इनके लिए हमें कंपैरिजन करना है। पहली बात तो पोलराइजेशन का, दूसरा हमें कंपैरिजन करना है कोवेलेंट कैरेक्टर का, और तीसरा हमें कंपैरिजन करना है आयनिक कैरेक्टर का। यहां पर भी अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का सपोज हमें कंपैरिजन करना है। ध्यान से देखिएगा। अब बेटा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पोलराइजेशन या फजांस रूल की जरूरत पड़ने वाली है। फजांस रूल में कितने फैक्टर है टोटल? 3। कौन कौन सा? पहला चार्ज, दूसरा डीपीएस, तीसरा रेडियस। पढ़ेंगे जो अभी है ना। पहला चार्ज फैक्टर जो है वो क्या बोलता है कि जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, इनमें पहले हमें चार्ज निकालना है, तो ये तो +1 -1 और ये भी +1 -1, और इसको भी देख लेते हैं साथ में, +1 -1 और +1 -1। क्या चार्ज सेम है या डिफरेंट है? बेटा सेम। तो चार्ज तो बढ़ नहीं रहा कहीं पर भी, तो चार्ज से कुछ भी नहीं होगा। चार्ज अगर सेम हो जाए तो सेकंड नंबर पे जो फैक्टर हमें देखना होता है वो होता है डीपीएस। अब डीपीएस देखें तो डीपीएस में एनायन का कोई काम है ही नहीं, आपको सीधे सीधे कैटायन को देखना है। यहां पर बताइए, क्या ये कैटायन और क्या ये कैटायन सेम ब्लॉक के हैं या अलग अलग ब्लॉक के? अलग अलग ब्लॉक। और अलग अलग ब्लॉक कहने का मतलब डीपीएस देख लेना है। मुझे बताइए ये कैटायन कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। और ये वाला कैटायन कौन से ब्लॉक का है? बेटा डी ब्लॉक। अब हम चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन अंदर चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना समय मिलता नहीं एग्जाम में, तो अपन डायरेक्टली सॉल्व करें। यहां पर अगेन इसको भी देखेंगे तो ये एस ब्लॉक का कैटायन है, और इसको देखें अगेन तो ये डी ब्लॉक का कैटायन है। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें यह पता है कि डीपीएस के हिसाब से डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा। जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसी पैटर्न पे ले लेते हैं। चलिए ना, यहां पर आइए, एक केस और आपके सामने लिखा, आइए इस पे भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो CaCl2, PbCl2, HgCl2, मान लो 3 कंपाउंड आपको दे दिया गया, बोला पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर आपको कंपेयर करना है। पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का अगर क्वेश्चन आ जाए, आयनिक कंपाउंड्स टाइप की चीजें दिख रही हो, तो आपको दिमाग में पोलराइजेशन या फजांस रूल आ जाना चाहिए। बेटा सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज। तो इसके ऊपर +2 -1, इसके ऊपर भी +2 -1 और इसके ऊपर भी +2 -1। चार्ज क्या हो गया? सेम। चार्ज फैक्टर सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा फैक्टर लगाएंगे? बेटा डीपीएस। अब डीपीएस क्या बोलता है कि भाई चेक करो कैटायंस को, ये एस ब्लॉक का कैटायन है, ये पी ब्लॉक का कैटायन है, और ये डी ब्लॉक का कैटायन। क्या हमें पता है कि डीपीएस के हिसाब से डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा डीपीएस, ये ऑर्डर बन जाएगा। जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जब भी आपको चार्ज फैक्टर सेम मिल जाए, तो चार्ज फैक्टर सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे जो फैक्टर हमें लगा लेना है वो है डीपीएस। पर डीपीएस आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि भाई कैटायन अलग अलग ब्लॉक के हैं या नहीं है। इसमें जो लास्ट वाला केस लिखा हुआ है HgCl2, Hg ग्रुप 12 का मेंबर है, जिंदगी कबाड़ा हो गई डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं? मेटल। और मेटल के साथ नॉन मेटल आए तो बॉन्ड कैसा बनना चाहिए? आयनिक। लेकिन ध्यान रखिएगा HgCl2 कोवेलेंट होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट। जैसे अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं ना, वैसे Hg के भी सीबीआई क्या होते हैं? कोवेलेंट। खैर, हमें HgCl2 की जरूरत पड़ेगी आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपसे कई बार HgCl2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, HgCl2 का भी डायरेक्टली पूछ ले तो ये पता होने चाहिए कि ये आयनिक नहीं है। कौन सा कंपाउंड है? बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है ना। तो बाय फैक्ट एक तरह का ध्यान रखिएगा। और वो क्यों कोवेलेंट है इधर देख भी सकते हो कि उसका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो HgCl2 के बारे में कभी पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि आयनिक है या कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे आप लोग। वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दो फैक्टर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करे बेटा, पहला है चार्ज, दूसरा है डीपीएस, तीसरा फैक्टर आ जाएगा साइज या फिर रेडियस। अब याद करिए, रेडियस फैक्टर के लिए हमने जो डायग्राम बनाया था वहीं से सॉल्व होगा। अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा चाहिए, छोटू या बड़ू बेटा, छोटू, और एनायन कैसा चाहिए, बड़ू। मतलब अगर कैटायन छोटा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, तो डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स। और एनायन बड़ा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, तो पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। कैटायन छोटा, पोलराइजेशन ज्यादा, एनायन बड़ा, पोलराइजेशन ज्यादा। आइए अब इस फैक्टर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको दिया ZnO और ZnS और बोला गया आपको कि इसके लिए पोलराइजेशन, अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करें। सिमिलरली मान लीजिए आपको सेकेंड नंबर पे बोला गया HgO और HgS, और आपको बोला गया इसके लिए अगेन पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करिए। और तीसरा मान लीजिए आपको बोला गया PbO और PbS, और इसके लिए भी बोला गया बेटा कि पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करिए। मान लीजिए अभी इन तीन केस पे पहले बात करते हैं, फिर और देखते हैं। ये केस आपको दिया, ध्यान सुनना। आपको जैसे ही पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या सोचना है बेटा, फजान्स रूल। फजान्स रूल का पहला फैक्टर क्या है बेटा, चार्ज। चार्ज निकालेंगे, जिंक ऑक्साइड, इतना आई होप सबको पता है, जिंक +2 ऑक्साइड -2, और जिंक सल्फाइड में भी जिंक +2 और सल्फाइड -2। ये सब ऑक्साइड और सल्फाइड है। Hg+2 ऑक्साइड -2, Hg+2 सल्फाइड -2, PbO तो +2 -2 और PbS +2 -2। ध्यान से देखिए, पहला फैक्टर चार्ज, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, लेकिन चार्ज तो हर जगह क्या हो गया, सेम। चार्ज सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे क्या लगाना है, रेडियस या डीपीएस, डीपीएस। डीपीएस कब लगता है, जब कैटायन सेम ब्लॉक के होते हैं या अलग अलग होते हैं, अलग अलग। इधर तो कैटायन जिंक है, इधर तो कैटायन जिंक है, डीपीएस नहीं लग पाएगा क्योंकि कैटायन ही सेम है। यहां पर भी कैटायन सेम है, डीपीएस नहीं लगेगा। यहां पर भी कैटायन सेम है, डीपीएस नहीं लगेगा। डीपीएस तो तब लगता है जब एक डी ब्लॉक का होता, एक पी ब्लॉक का होता है, एक एस ब्लॉक का होता है। कैटायन ही सेम है, ब्लॉक ही सेम है, नहीं लगेगा। अब डीपीएस नहीं लगा तो तीसरे नंबर पे कौन सा फैक्टर आ जाएगा, रेडियस। अब रेडियस में दो चीजें देखनी होती है कि कैटायन होना चाहिए छोटू और एनायन होना चाहिए बड़ू। पहली बात तो ये जज करिए कि भाई कौन से रेडियस या किसके रेडियस से हमें चेक करना है। बेटा कैटायन तो दोनों जगह सेम है, कैटायन तो दोनों जगह सेम है, कैटायन तो दोनों जगह सेम है, तो कैटायन के साइज से तो कुछ पता ही नहीं चलने पड़ रहा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनायन का साइज। एनायन का साइज देखो, ऑक्साइड सल्फाइड, ऑक्साइड सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड। क्या ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट है या नहीं बेटा, है। और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। इसका मतलब है ऑक्साइड और सल्फाइड में से बड़ा एनायन कौन है, सल्फाइड। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन के बारे में याद करो, एनायन छोटू चाहिए कि बड़ू चाहिए, बड़ू। जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। तीनों में ही ऑक्साइड सल्फाइड है, तो तीनों का ऑर्डर यही बनेगा।
चलिए ना, ये यहाँ पर जो बेटा 4 से लेकर 7 तक के केसेस आपके सामने लिखे, आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आपको अगेन हर जगह पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के बारे में डिटरमाइन करना है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको दिया लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। पोलराइजेशन का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा? चार्ज, फिर सेकंड नंबर पे डीपीएस, तीसरे नंबर पे रेडियस। आइए पहले चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चार्ज इनका सभी का सेम है, +1 -1। यहां पर भी चार्ज एक बार चेक कर लेते हैं एल्यूमिनियम में। यहां पर क्या आएगा बेटा? +3 -1, +3 -1, एल्यूमिनियम +3, ब्रोमाइड -1, एल्यूमिनियम +3, आयोडाइड -1। यहां पर अगर हम बात करें अगेन चार्ज की, तो +2 -1, +2 -1, +2 -1 और +2 -1, और लास्ट में आ जाए तो अगेन +1 -1, +1 -1, +1 -1। ठीक है, तो चार्ज आप देखें जो भी केस दे रखे उनके अंदर चार्जेस आपस में क्या है? सेम। चार्ज सेम होने के बाद सेकंड नंबर का फैक्टर कौन सा देखा जाता है बेटा? डीपीएस। तो आइए डीपीएस के बारे में सोचते हैं। इधर देखिए 7th नंबर का केस है जो पहले उस पर डिस्कस करता हूं। डीपीएस के लिए किसको देखना है? कैटायन को। मुझे बताइए इसका कैटायन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कैटायन अलग अलग है लेकिन ब्लॉक तो सेम है, तो ये सारे एस ब्लॉक के ही कैटायन है, तो डीपीएस नहीं लगेगा। यहां पर तो कैटायन सेम ही है, तो डीपीएस कैसे लगाओगे? यहां भी डीपीएस नहीं लगेगा, यहां पर भी डीपीएस नहीं लगेगा। अब अगर चार्ज नहीं लगा, डीपीएस नहीं लगा, तो तीसरे नंबर पे क्या लगाना है? रेडियस। पर रेडियस में ये देखना है कि भैया कैटायन का रेडियस लगाएं या एनायन का, क्योंकि कैटायन छोटा होगा तब अच्छा पोलराइजेशन होगा और एनायन बड़ा होगा तब अच्छा पोलराइजेशन होगा। तो मुझे बताइए कैटायन तो सभी में यहां पर कॉमन है, तो कैटायन का साइज देख के कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो हमें किसका साइज देखना पड़ेगा? एनायन का। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां पर भी चेक करिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो शुरू के तीनों में कैटायन तो सेम है, तो एनायन का साइज देखना पड़ेगा क्योंकि वही अलग है। और बेटा याद करिए पोलराइजेशन के लिए एनायन कैसा चाहिए? छोटा या बड़ा? बड़ा। तो बेटा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड सबसे बड़ा है। जितना बड़ू एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम। अब ये ऑर्डर बनाने का काम था, ऑर्डर बनाने का काम हमने कर लिया, लेकिन याद करिए मैंने बोला था अल्बेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं, तो मैंने बोला था उसका रीजन हमको यहीं से मिलेगा। तो यहां पर आप देख लें अल्बेली आपके सामने लिखे हुए, उनके हैलाइट्स पे बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए यहां पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड देखिए इसका, क्या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में इधर से इधर जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा बढ़ रहा है। तो इनके अंदर पोलराइजेशन इतना डोमिनेटिंग हो जाता है। आप सोचिए एस ब्लॉक के एलिमेंट सोचिएगा, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट भी है ना, हमने लिखा भी था कि भैया लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट और बाकी सबके जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक। ये बात है, ये आयनिक और ये कोवेलेंट है। क्यों है मुझे बताइए? कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए पोलराइजेशन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा। अब अगर आप इनके सबके चार्ज देखोगे तो चार्ज तो सभी का सेम होगा, लेकिन क्या इसका साइज छोटा है सभी में? यस। और कैटायन जितना छोटू होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। तो बेटा इन सब में पोलराइजेशन कम होगा और इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा इसीलिए लिथियम के कंपाउंड्स में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है अपने ग्रुप के मुकाबले। ये इसका एनोमलस बिहेवियर भी बोल सकते हो आप। सेम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब पे चार्ज तो बराबर है, लेकिन इन सब का साइज बड़ा है। कैटायन बड़ा तो पोलराइजेशन कम, कैटायन छोटा तो पोलराइजेशन ज्यादा। तो बेटा एस ब्लॉक में लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को ज्यादा मिलेगा, और जबकि बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बात एनसीईआरटी भी लिखती है और वही हमने यहां देखा। तो बेटा लिथियम के जो सीबीआई है वो आपको कैसे मिल जाएंगे? कोवेलेंट। इसके बारे में एस ब्लॉक में एक पॉइंट भी लिखा हुआ था, वो क्या पॉइंट है ध्यान सुनना। अगर आपसे पूछे LIF, LICL, LIBR, LII मोस्ट कोवेलेंट कौन है? LI। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि LII इज मोस्ट कोवेलेंट अमंगस्ट लिथियम हैलाइड्स। बात बिल्कुल सही है। यहां पर आइए, इसके आगे अंदर भी हम लोगों ने बात करा है कि ये तीनों भी कैसे हो जाएंगे? कोवेलेंट, लेकिन ये वाला कंपाउंड कैसा मिलेगा? आयनिक। तो यह तो ऐसा देख लो कि भैया इसका कोवेलेंट कम है, या ऐसा देख लो कि इसका आयनिक नेचर ज्यादा है। हमने पहले ही लेक्चर में जब ऑक्टेट रूल का क्वेश्चन किया था तो हमने AlF3 को आयनिक मान के सॉल्व किया था और सीबीआई को कोवेलेंट मान के सॉल्व किया था। और इसके अलावा यहां देखें तो बेरिलियम पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बेरिलियम के सीबीआई भी आपको कैसे मिलेंगे? कोवेलेंट। इवन बेरिलियम का तो फ्लोराइड भी कोवेलेंट होता है ना। तो ये अब आते हैं लास्ट वाले केस पे।
लास्ट वाला केस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, LIF, NAF, KF, RBF, CSF, चार सेम हो गया, DPS लगा नहीं। तीसरे नंबर पे क्या देखूंगा, साइज। साइज किसका देखूं, फ्लोराइड तो बेटा हर जगह सेम है, तो एनायन से इस बार कुछ भी नहीं होगा। डिफरेंट कौन है, कैटायन। और मुझे बताइए अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटू चाहिए या बड़ू चाहिए, छोटू। बेटा सबसे छोटू कैटायन कौन है, लिथियम। कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। तो बेटा पोलराइजेशन सबसे ज्यादा LIF का होगा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। तो ये बेसिकली पोलराइजेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। चार्ज पे, DPS पे, रेडियस पे, कैटायन का रेडियस देख के भी सॉल्व करना पड़ सकता है, एनायन का रेडियस देखकर भी सॉल्व करना पड़ता है। वो सारे टाइप हमने देखे, और इसमें अल्बेली के CBI पे भी हमने एक बार चर्चा कर ली, ठीक है। लिख लिया सबने, चले अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो अपने पोलराइजेशन के ऑर्डर्स वगैरह पे, आयनिक कोवेलेंट का जब भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो किस तरह से डील करना है वो हमने देखा। और मैंने आपको बोला था हर टॉपिक के एंड में हम लोग कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस पे बात कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन का एक ही लिखना है, मतलब आपको कुल मिला के मार्केट की डिमांड पे। आपके सामने एक केस लिखा हुआ है ZnCl2, CdCl2 और HgCl2, और आपको मान लीजिए एग्जाम में बोला गया कि भाई इसके लिए पोलराइजेशन का ऑर्डर बना दीजिए, इसके लिए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बना दीजिए, इसके लिए आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना दीजिए। ध्यान सुनेगा। अब यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो पहला फैक्टर क्या है बेटा, चार्ज। चार्ज की बात करें तो +2 -1, +2 -1 और +2 -1, चार्ज क्या हो गया, सेम। दूसरे नंबर पे क्या लगाना है, DPS। लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, एक ही तो ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, तो जिंदगी कबाड़ा हो गई। तो DPS भी नहीं लगेगा। DPS नहीं लगेगा तो तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, रेडियस। अब रेडियस में एनायन तो कॉमन है, कैटायन का साइज देखिए, कैटायन में जिंदगी कबाड़ा हो गई, डाउन द ग्रुप जा रहे, डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ेगा। हालांकि CD और HG का साइज तो लगभग बराबर होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। 3D से बड़ा 4D, 4D 5D बराबर, ग्रुप 4 से लेकर 12 तक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। पर कम से कम Zn और CD पे बात कर ले तो बेटा इसका कैटायन बड़ा है, कैटायन ज्यादा है, तो बताइए पोलराइजेशन कम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर कैसा बनना चाहिए, ऐसा पोलराइजेशन का। लेकिन इसका ऑर्डर बिल्कुल विपरीत मिला है, ये ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर है इसको कहने को एक्सेप्शन बोल देंगे, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, सारा खेल किसका है, फाई का है। चार्ज बाय साइज के रेशियो से होता है। इसको समझने के लिए एक और एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शन को समझने के लिए एक और एक्सेप्शन हमें सीखना पड़ता है, वो है जिंदगी कबाड़ा हो गई। EN जब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये समझ में इससे बेटर आ जाता है। हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं है, मार्केट के लिए बताते थे ना, बस ठीक है। एग्जाम के लिए मैंने बोला था कुछ ही बोलूंगा जो याद होने चाहिए, उनमें नहीं है, खत्म बात। ZnCdHg जिंदगी कबाड़ा हो गई। याद करिएगा कि EN जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था लेफ्ट टू राइट तो EN बहुत स्मूथली बढ़ता है, लेकिन डाउन द ग्रुप हर ग्रुप का EN का ऑर्डर अलग अलग था। ग्रुप 1 के EN की वैल्यूज याद है क्या, बताओ क्या क्या थी। लिथियम, चलो मैं लिख देता हूं ना, लिथियम सोडियम, तो बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। बताइए इसका कितना था, 2.1 ये था। अब हाइड्रोजन था 2.1, लिथियम का कितना था 1, तो इसका वैल्यू कितना था 1, इसका वैल्यूज ये थी, ठीक है। इसके अलावा याद करो, फिर कल बाहर आई आंटी, इसके लिए बात करें, आंटी के तो नहीं पढ़ा था हमने, 4, 3, 2.8 और 2.5। क्या कसाई का EN लगभग सेम होता था, क्या नकल का EN भी सेम होता था। इसके अलावा याद करो तो हमने ग्रुप 13 और 14 की वैल्यूज भी पढ़ी थी, और मैंने बोला था इनके ऊपर वैल्यू याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इनमें तो अपने को डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है, लेकिन यहां पर डाउन द ग्रुप क्या होता है उसके ऊपर मैंने बोला था अलग अलग वैल्यूज आती है। अब याद करना, एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करिए बोरॉन का वैल्यू क्या था 2.5, 2, कार्बन का 2.5 था। फोर, 3.5, 3, 2.5, 2, ठीक है। ये 2 था और ये 1.5 था।
2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। यहां पर आए थे तो ये 2 था तो ये 2.5 और ये 1.5 था तो ये 1.8, तो 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9। तो हमने ये ऑर्डर्स तो देखे थे और मैंने उस समय आपको बोला था कि भैया ईएन का जो ट्रेंड होता है ना वो हर जगह अलग अलग देखने को ग्रुप में मिलता है कि कहीं पर तो ईएन लगातार कम हो रहा है, कहीं पर लगातार कम होने के बजाय बढ़ जा रहा है, कहीं पर बराबर रह रहा है फिर बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो ईएन का हर ग्रुप का ऑर्डर अलग होता है और उस ऑर्डर के अलग होने के पीछे का जो कारण आपको बताया था वो मैंने बोला था कि जो पॉलिंग ने स्केल बनाई थी वो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे थी, उनका एक फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुट कर करके उन्होंने वैल्यूज निकाली। ZNCD HG में डाउन द ग्रुप जाने पर नॉर्मली ईएन कम होता है लेकिन यहां पर लगातार ईएन बढ़ता है। ये ऐसा ग्रुप है जहां पर लगातार ईएन बढ़ता है। अब एक बात समझना, ईएन आपको किस बात को इंडिकेट करके देता है? तो ईएन इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को खींचने का पावर किसका ज्यादा है। क्या ZNCD HG में खींचने का पावर HG का ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और HG का पावर अगर खींचने का ज्यादा है तो बताइए पोलराइजेशन ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा। और मैंने अभी आपको बोला HgCl2 आयनिक है या कोवलेंट है? कोवलेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, तो ये एक एक्सेप्शन है, नोट करना है कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना कोई खास है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि HgCl2 कभी आ जाए तो कोवलेंट नेचर का होता है। ये जो नीचे एक्सेप्शन लिखा है ये ईएन का है ना, लिख लेना ईएन, पॉइंट नहीं लिखा मैंने, नीचे वाला ZNCD HG ईएन का एक्सेप्शन है, ईएन का ऑर्डर है। चलिए, तो यहां पर आके पोलराइजेशन के जितने भी ऑर्डर हमको बनाने थे वो सब कंप्लीट होते हैं। अब पोलराइजेशन जो टॉपिक हमने पढ़ा इसके बेसिस पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ने होते हैं सिलेबस के अंदर, तो आइए अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन जो पोलराइजेशन का हमें पढ़ना होता है वो आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। पहला जो एप्लीकेशन आता है पोलराइजेशन का दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब जैसे ही मैंने यहां सॉल्युबिलिटी लिखा तो अपने दिमाग में बेटा एक पॉइंट आना चाहिए, वो ये है कि कल भी हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था और कल हमने जब सॉल्युबिलिटी पढ़ा था तो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को सॉल्व किया था दो तरह की एनर्जीज के दम पे, जो की थी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन। हालांकि हमको वैल्यू नहीं दी जाती थी तो फिर हम जुगाड़ की तरफ बढ़ गए थे कि ये छोटा होगा तो ये लगा देंगे, बड़ा होगा तो ये लगा देंगे, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन हाँ, सॉल्युबिलिटी का मेजर जो कॉन्सेप्ट होता है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन अब एक बात समझिएगा यहां पर डिटेल में, सॉल्युबिलिटी पे आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना है ना, तो जो कैटायंस आपको गिवन होंगे, कैटायंस मतलब अपन किसका सॉल्ट बोल रहे हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट कहने का मतलब सोडियम वहां पर कैटायन है और उसके साथ कोई एनायन है ना। तो जो कैटायंस होंगे ना, ध्यान सुनना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या क्या बनता है। या तो आपको कैटायन एस ब्लॉक का दिया जाएगा जो कि कल हम लोग देख रहे थे मेनली, और या फिर कैटायन आपको डी ब्लॉक या पी ब्लॉक का दिया जाएगा। ध्यान सुनेगा, अगर जो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में आपको एस ब्लॉक के कैटायंस दिए होंगे या फिर पी और डी ब्लॉक के कैटायंस दिए होंगे। कल के क्वेश्चन निकाल लीजिए जरा सॉल्युबिलिटी के। इत्मीनान से देखिए वहां पर, तो जो भी सॉल्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब कैटायन या तो ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हर जगह जो कैटायन हम लोगों ने दे रखा है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको सॉल्युबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले कैटायंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर एस ब्लॉक के कैटायंस दे रखे हैं तो बेटा क्वेश्चन को आप लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो कि हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी के अंदर डी ब्लॉक या पी ब्लॉक के कैटायंस आपको दे दिए जाएं तो इन क्वेश्चंस को आप लैटिस या हाइड्रेशन से सॉल्व ना करके पोलराइजेशन से सॉल्व करिए, ताकि एक्सेप्शंस कम देखने को मिले। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जब भी हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं
तो पोलराइजेशन कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। पोलराइजेशन से क्या होगा, याद करिए कल हमने 3 तरह के स्टेटमेंट लिखे थे लाइक डिसॉल्व्स लाइक पे, कि आयनिक नेचर अगर किसी का ज्यादा है तो वो मोर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो कि वाटर था। और अगर बताइए पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर आएगा या कोवेलेंट आ जाएगा, कोवेलेंट, और कोवेलेंट आ जाएगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम। तो पोलराइजेशन की वजह से आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर बदल जाता है, और उस कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर बदलने के साथ साथ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, और सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी तो हमारा जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है। तो यहां पर तो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन देखकर अगर एस ब्लॉक का केटायन तो लैटिस हाइड्रेशन जो कल पड़ा, अगर पी या डी ब्लॉक का केटायन है तो किससे सॉल्व करेंगे, पोलराइजेशन। आइए अब पोलराइजेशन सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगा तो उसको समझ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले 2 तरह की सॉल्युबिलिटी पे हमने कल डिस्कशन किया था, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और दूसरा सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर कहने का मतलब पोलर सॉल्वेंट हो गया, मोर पोलर, और सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वही बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह वगैरह, जिसमें पोलर भी आ सकता है और नॉन पोलर भी आ सकता है। मुझे बताइए पानी में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी थी, आयनिक कंपाउंड की या कोवेलेंट कंपाउंड की, आयनिक। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जिसकी ज्यादा होती है उनका नेचर कैसा होता है, आयनिक। आयनिक कंपाउंड विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज जो कोवेलेंट कंपाउंड थे, पोलर कोवेलेंट को अपन ने एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया था, नॉन पोलर कोवेलेंट को बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो बेटा आयनिक कंपाउंड विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में सोचिए, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे। और बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन को अगर हम आपस में रिलेट करें तो बेटा पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। आइए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी सॉल्युबिलिटी कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, कोवेलेंट। बेटा कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में सोचिए तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। तो बेटा ये ओवरऑल हमारे पास फैक्ट आ जाते हैं कि भाई कौन से तरह के सॉल्वेंट में कौन से तरह की कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी होगी, जो कल हमने पढ़ा था, और पोलराइजेशन उस पर कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटर सॉल्युबल होगा, और पोलराइजेशन कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और वाटर में सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर या केसेस के ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आइए पहला केस मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए आपको दिया गया AgF, AgCl, AgBr, AgI, और बोला गया कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है। अब देखो सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है तो सॉल्युबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर या सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको अगर एग्जाम में सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिख के दिया है तो क्या मान के चलेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये अपने को क्लियर होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, जब तक कुछ मेंशन ना करे तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की ही बात चलती है। इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए पहले कंपाउंड को देखिए, इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। कैटायन को देखो जरा ध्यान से, क्या कैटायन एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक का कैटायन दिख गया तो आपके दिमाग में लैटिस हाइड्रेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के ऑर्डर बनाना, ऑलरेडी अभी हम लोग यही कर रहे थे कि पोलराइजेशन का ऑर्डर कैसे बनता है। याद करिए पोलराइजेशन का पहला, इनका पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना है मुझे। अब मुझे बताइए क्या पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। चार्ज तो सेम है। दूसरा होता है डीपीएस, सेम है। तीसरा होता है रेडियस। कैटायन तो हर जगह सेम है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या एनायन का साइज बढ़ रहा है, यस। एनायन बढ़ा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो इसका मतलब है इधर से इधर जाने पर पोलराइजेशन बढ़ रहा है। अच्छा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, यस। इसका मतलब है जो ऑर्डर पोलराइजेशन का है वही ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का है, और जो ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का है उसका उल्टा ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर का आ जाएगा। ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। और अभी हम सॉल्युबिलिटी किसके अंदर देख रहे हैं, वाटर के अंदर। अब मुझे बताओ अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जो ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर का आया है वही ऑर्डर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर का। लेकिन अगर क्वेश्चन होता सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो बेटा ये वाला ऑर्डर बन जाता जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर से डिटरमाइन हो जाता।
ये जो फर्स्ट वाला केस दिया है ये अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। याद करिएगा कल हमने पढ़ा था क्यों आज होगा प्रभात के सीबीआई इनसॉल्युबल, इधर देख लें, वहां से भी हो जाएगा। आज का सीबीआई कैसा होता है? इनसॉल्युबल। तो आप देख सकते हो पानी में उनकी सॉल्युबिलिटी कम है और उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पर सीबीआई तीनों ही इनसॉल्युबल होते हैं, पर तीनों में से भी कोई ज्यादा इनसॉल्युबल है, कोई कम इनसॉल्युबल है, तो उसका ऑर्डर आपको पहचानने के लिए देखना पड़ेगा। सिर्फ सॉल्युबल इनसॉल्युबल बताना होता तो फटाक से हो जाता कल के पॉइंट से। यहां ये सेम कहानी, प्रभात के सीबीआई इस बार दे रखे हैं आपको, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाने जाऊं तो पीबीएफ2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, पीबीसीएल2 कम, पीबीबीआर2 कम और पीबीआई2 उससे भी कम हो जाएगा। अभी ऑर्डर बना कैसे? आइए वही सेम कहानी है जो अभी हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में डिस्कस करी। सबसे पहले आपको पोलराइजेशन देखना है, पहले तो कैटायन को पहचान लीजिए। यहां पर जो कैटायन है पीबी 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 और पीबी, ये कौन से ब्लॉक का है बेटा? पी ब्लॉक, संत प्रभु है ना, कार्बन फैमिली। अगर कैटायन डी ब्लॉक या पी ब्लॉक का आया तो आपको उसको लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व नहीं करना है, किससे सॉल्व करना है बेटा? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन का पहला फैक्टर चार्ज, चार्ज हर जगह सेम है, डीपीएस लगाया लगेगा नहीं क्योंकि कैटायन भी सेम है। रेडियस पे आएंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनायन का साइज बड़ा, पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, और आयनिक कैरेक्टर कम तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम। तो ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई कब लैटिस हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर रहे होंगे और कब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो कंडीशन हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर ली। और एस में हम लोग लैटिस हाइड्रेशन इसलिए भी लगा देते हैं क्योंकि आयनिक नेचर होता है, लेकिन याद करें अभी हमने डीपीएस रूल पढ़ा था, तो डी और पी में पोलराइजेशन ज्यादा डोमिनेट करता है, और इसीलिए अपन डी और पी वाले के लिए पोलराइजेशन से इसको सॉल्व कर देंगे ताकि नेचर दिख जाए डायरेक्टली कि जो ज्यादा आयनिक वो पानी में सॉल्युबल, जो ज्यादा कोवेलेंट वो पानी में इनसॉल्युबल। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा सॉल्युबिलिटी। सेकेंड नंबर का जो पोलराइजेशन का एप्लीकेशन आ जाता है वो आ जाता है बेटा कलर इंटेंसिटी। अभी जो कलर इंटेंसिटी वाला पॉइंट है इस पे हम लोग चर्चा करें तो यहां पर पोलराइजेशन की मदद से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि भाई किस कंपाउंड में कलर डार्क होगा और किस कंपाउंड का कलर लाइट होगा। ध्यान सुनना, अगर हम लोग कलर इंटेंसिटी की बात करें तो कलर में किस कंपाउंड का कलर क्या होता है ये आप डायरेक्टली कभी भी नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लिया NaCl, कौन से कलर का, तो अब अपन ने देखा हुआ है कि नमक सफेद दिखता है अपने को, शक्कर का कलर कैसा सफेद दिखता है, ब्राउन शुगर भी आ जाती है आजकल तो ना, जब ब्राउन राइस है, ब्राउन शुगर है, बहुत सारी चीज चलती है। तो अगर अपन बात करें तो कोई भी कलर है, कलर आप किसी भी कंपाउंड का तब बता पाएंगे जब आपको या तो उसके बारे में फैक्ट पता हो या फिर आपने कलर देख रखा हो। सेम बात कलर इंटेंसिटी की भी है कि इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, वो तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस में बढ़ेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक में कलर्स के बारे में पढ़ते भी पूरा एक टॉपिक ही आ जाता है जहां पर है ना डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना वगैरह हमको पढ़ना होता है। खैर वहां पर हम कलर के बारे में पढ़ेंगे, बट वहां पर भी कलर आपको याद ही रखने पड़ते हैं। फिनोमिना अपन समझ सकते हैं कि कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है, कलर्स याद रखने पड़ेंगे। याद कैसे रखने वो बताए जाएंगे आपको, बट कलर की इंटेंसिटी अगर कंपेयर करनी हो तो उसके लिए आपको कुछ भी याद रखने की अलग से जरूरत नहीं, सीधे सीधे पोलराइजेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं। एक जनरल बात बता दूं पहले, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, दो तरह के कंपाउंड इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। आयनिक कंपाउंड मैंने बोला था जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं आपको, और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ऐसे ही आयनिक कंपाउंड के बारे में एक फैक्ट है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो जनरली कलरलेस होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली कलर्ड देखने को आपको मिलेंगे। तो बेटा कलर का कोवेलेंट से कुछ लेना देना है, और इसीलिए कलर अगर आ रहा है तो आप उसको कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन से रिलेट कर सकते हैं। हम लोग यहां पर एक पॉइंट लिख रहे हैं
कि बेटा किसी भी कंपाउंड की जो कलर इंटेंसिटी होगी, कलर इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस या डार्कनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि मैंने बोला कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली आपको क्या देखने को मिलते हैं, कलर्ड। तो ये एक रिलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली कलर्ड आपको देखने को मिलेंगे। उसी पॉइंट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं केवल, और जो कि हमें सिलेबस में काम भी आएगा। अभी हम लोगों ने लिखा था बेटा AgF, AgCl, AgBr, AgI, है ना, आज के CBI। देखे जरा ध्यान से, आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक टॉपिक हमारे सामने आएगा वर्नर थ्योरी, और उस वर्नर थ्योरी में हम AgCl के वाइड प्रेसिपिटेट्स के बारे में हम लोग वहां पर बात करते भी हैं, तो ये काम आएगा आपको आगे जाके भी। सबसे पहले यहां देखें तो बेटा मुझे इनके अंदर यह बताना है कि इनमें से किसकी कलर इंटेंसिटी ज्यादा और किसकी कलर इंटेंसिटी कम। पहली बात, मैं यहां पर कलर लिख दे रहा हूं ताकि हम जो पढ़ेंगे समझेंगे उसको कंपेयर करना आसान हो। AgF जो होता है वो कलरलेस होता है, ये सॉल्यूबल होता है, क्योंकि तो पानी में जाके NaCl की तरह डिसॉल्व हो जाता है, कलरलेस। लेकिन आज के CBI क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्यूबल होते हैं। प्रेसिपिटेट का, हर प्रेसिपिटेट का कुछ ना कुछ कलर होता है। तो बेटा AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, AgBr का जो प्रेसिपिटेट होता है वो पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, और अगर हम लोग बात करें तो AgI का जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। पेल येलो प्रेसिपिटेट कहने का मतलब लाइट येलो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कलरलेस है, ये व्हाइट है, ये लाइट येलो है और ये डार्क येलो है। आप देखिए क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर कलर की इंटेंसिटी, डार्कनेस बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसी बात को हम यहां पर पोलराइजेशन से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा पोलराइजेशन निकालने की कोशिश करें तो बेटा सबसे पहला फैक्टर पोलराइजेशन का क्या होता है, चार्ज। क्या चार्ज सभी का सेम है या अलग है, सेम है। चार्ज सेम है तो सेकंड नंबर पे क्या फैक्टर लगाते हैं, DPS। DPS लगेगा नहीं क्योंकि सारे कैटायन भी सेम है। अब क्या लगाएंगे बेटा, साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो बेटा साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा या पोलराइजेशन ज्यादा उसके अंदर कलर इंटेंसिटी या कलर का डार्कनेस भी क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। तो ये चारों जो बातें आपके सामने लिखी गई है, इंटेंसिटी तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर पाओगे, लेकिन कलर किसके क्या है वो याद रखने हैं। और AgCl, AgBr, AgI फ्रीक्वेंटली यूज आएगा आपके सिलेबस में, इसलिए इनके कलर्स याद रखें कि AgF तो कलरलेस, कलरलेस मतलब सॉल्युबल है, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, सबसे ज्यादा यही यूज होगा, फिर AgBr और AgI लाइट येलो एंड डार्क येलो। तो ये कलर इंटेंसिटी के बारे में जो पॉइंट है इसको लिख लें। अब इसके आगे का डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है वो देख लेंगे, फिर बढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड।